हेलो बच्चों। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में हम जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कॉर्डेटा के मुख्य संरचना व कार्यों का अध्ययन करते हैं। और इसी क्रम में मत्स्य वर्ग में स्पाइसीज वर्ग में हमने लेबियोरोहिता को एज अ स्पेसिमेन सिलेबस में मेंशन है, और उसी के विभिन्न सिस्टम्स का अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लेबियोरोहिता रोहू में श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। अगर हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखें रोहू में, क्योंकि पीसीज वर्ग में मुख्य श्वसनीय अंग गिल्स होते हैं, तो रोहू में भी 4 जोड़ी गिल पाई जाती हैं। और जो 5th गिल होती है वो सूडो ब्रैंक या फॉल्स गिल के रूप में उपस्थित रहती है, जिसे हेमी ब्रैंक भी कहा जाता है। और जो गिल्स होती हैं ये ओपरक्यूलम द्वारा कवर रहती हैं। प्रत्येक गिल की अगर संरचना देखें तो प्रत्येक गिल में 2 पंक्तियां होती हैं गिल फिलामेंट्स की, दोनों ओर निकली हुई, जैसे कि कंघी में होते हैं दोनों साइड में जो प्रवृद्ध निकले रहते हैं, कॉम्स निकले रहते हैं। इस प्रकार से ये संरचना होती है। और दोनों गिल फिलामेंट्स जो होते हैं आपस में इंटरब्रेंकियल सेप्टम द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक फिलामेंट से अब ट्रांसवर्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अनुप्रस्थ पत्तीनुमा संरचनाएं निकली रहती हैं, जिन्हें कि लैमिली कहा जाता है। और जो ये लैमिली होती हैं ये थिन एपिथेलियम द्वारा कवर्ड रहती है, जो कि अत्यंत संवहनी संरचना होती है, वेस्कुलराइज होती है, क्योंकि इसमें एफ्रेंट और ईफ्रेंट आर्टरीज जो होती हैं, अपवाही और अभिवाही धमनियाँ, उनकी केशिकाओं का जाल रहता है, जो कि मुख्य रूप से गैसीय विनिमय का स्थल होती हैं। और ये जो 4 जोड़ी गिल्स होती हैं, इनका उद्भव प्रथम 4 ब्रेंकियल आर्चेस के द्वारा, जो ग्रसनीय चापें होती हैं उनके द्वारा होता है। 5th जो गिल होती है वह सूडोब्रेंकिया कहलाती है, और इसका जो उद्भव होता है वो 5th मैंडिबुलर आर्च द्वारा होता है। तथा जितनी जो अरेंजमेंट है गिल्स का, उनका स्ट्रक्चर, जिस संरचना होती है जिस प्रकार की, इस संरचना को पैक्टिनेट या फाइलीफॉर्म भी कहा जाता है। अतः 5th गिल्स जो है उसे हेमीब्रैंक या सूडोब्रैंक कहते हैं। इस प्रकार से रोहू में 4 होलोब्रैंक वास्तविक गिल्स और 5th हेमीब्रैंक या सूडोब्रैंक होती है। ये जो गिल्स होती हैं ये ओपरक्यूलम के द्वारा कवर रहती हैं। अब प्रत्येक गिल की जो इनर बॉर्डर होती है वहाँ पर एक कांटेनुमा प्रवृद्ध निकला रहता है। प्रत्येक जो गिल्स हैं उनके इनर बॉर्डर पर इस प्रवृद्ध को रेकर्स कहा जाता है। और ये जो रेकर्स होते हैं मुख्य रूप से ये एक पट या सेप्टम का कार्य करते हैं, जो कि ग्रसनी के श्वसनीय क्षेत्र और आहार नाल क्षेत्र के मध्य एक सेप्टम का कार्य करते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को श्वसनीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना। तो गिल रेकर्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब अगर हम फंक्शनिंग देखें, मैकेनिज्म देखें कि प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो अन्य सभी प्राणियों की भांति यहाँ पर भी श्वसन 2 स्टेप्स में पूरा होता है, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन अंतःश्वसन और एक्सपायरेशन बहिश्वसन। इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये मुख्य रूप से जब होगा तो जो गिल चैम्बर है वह बंद रहता है, और यह मुख्य रूप से जो ब्रेंकियोस्टेगल मेम्ब्रेन होती है ऊपर की ओर ये ओपरक्यूलम को प्रेस कर देती है। जो पोस्टीरियर मार्जिन होती हैं ओपरक्यूलम की, उनको ऊपर की ओर पुश कर कर ये ओपरक्यूलम को बंद कर देती हैं, तथा माउथ के खुलने से और ओपरक्यूलम के बंद होने से जो फेरिंजियल कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण कि बक्कोफेरिंजियल कैविटी का आयतन बढ़ जाता है, और मुख के खुला रहने से जल की जो धारा है वो अंदर की तरफ आती है। अब अतः अंतःश्वसन इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। ये चित्र मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और जल के अंदर आने पर यह जल
ओपरक्यूलम में या गिल्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। इसके पश्चात क्या होगा कि एक्सपायरेशन के समय जो दूसरा स्टेप होगा बहिर्श्वसन, उस समय जो माउथ है वह ओरल वॉल्व्स के द्वारा, जो मुख के वॉल्व होते हैं लेबियल पैल्प के साथ जो जुड़े होते हैं, उनके द्वारा मुख बंद हो जाता है और बकोफेरेंजियल कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ने से प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर दबाव लगता है, जिससे कि ओपरक्यूलर मार्जिन जो हैं वो खुल जाती हैं और उनके खुलने से जो जल होता है वो गिल चैम्बर्स और गिल फिलामेंट्स के ऊपर बहता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। अतः इस खुल माउथ के बंद होने में और ओपरक्यूलर वॉल जो मार्जिन है उनके खुलने में हायोइड आर्च भी जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इस प्रक्रिया को हेल्प करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जल जब गिल्स को भिगोता हुआ या जब गिल्स उसमें बिल्कुल डूब जाती हैं, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो किस प्रकार से संपूर्ण कार्य की या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखें, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो लेमिली होती हैं गिल्स की, जो पत्ती नुमा संरचना होती हैं, वो कैपिलरीज के द्वारा, जो केशिकाएं हैं उनके जाल द्वारा कवर रहती हैं, और जो एफरेंट ब्रेंकियल्स होती हैं, जो अभिवाही धमनियाँ होती हैं, वो संपूर्ण शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लेकर आती हैं और जल में घुलित ऑक्सीजन विसरण के द्वारा इन कैपिलरीज में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैपिलरीज से इस जल में विसरित कर दी जाती है और बाहर जाने वाले जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है और पुनः इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज या जो कैपिलरीज हैं उनके द्वारा एकत्रित कर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज द्वारा संपूर्ण शरीर को पहुंचा दिया जाता है। ये जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के समय क्या क्या प्रोसेस होती हैं। जैसे कि माउथ है, माउथ की ओपनिंग हुई, ओपरक्यूलर ये जो आउटर मार्जिन है ये बंद हो गई, जिससे कि फेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया और इसके बढ़ने से जल धारा बाहर से अंदर की ओर आती है। अब जल यहाँ पर क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, जो बाह्य मार्जिन है ओपरक्यूलम जो है, जो एक कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर, वो बंद है, तो जल इन गिल्स को पूरी तरह से भिगो लेता है या गिल्स इसमें डूब जाती हैं और गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होती है। यहाँ पर हायोइड आर्च होती है जो कि इस क्लोजिंग में हेल्प करती है और इसके पश्चात अब क्या होगा, हायोइड आर्च में रिलैक्सेशन हुआ, वॉल्व जो हैं, ओरल वॉल्व जो हैं, अब वो बंद हो गए, जिससे कि यहाँ जो जल भरा हुआ था उस पर एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट हुआ और उस प्रेशर के कारण ओपरक्यूलर मार्जिन खुल जाती हैं, ब्रेंकियल अपर्चर खुल जाते हैं और जल बाहर की ओर निकल जाता है और जितनी देर जल यहाँ पे भरा रहा, यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार गिल्स में या रोहू में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है पोल्यूशन के कारण या किसी भी कारण से जल में यदि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो फिशेस उस स्थिति में मर जाती हैं और इस स्थिति को हम एस्फाइसिएशन भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि सांस घुटना या दम घुट जाना। तो इस प्रकार से बच्चों ये संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है रेस्पिरेशन की। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इन डायग्राम्स को ध्यान से देखना और इनको ड्रॉ कर लेना। ये डायग्राम और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये ओपरक्यूलर कैविटी, ये ब्रेंकियल कैविटी, ये ओपरक्यूलम है, ये गिल्स हैं यहाँ पर, और ये जो गिल, अगर एक गिल की संरचना हम देखें, यहाँ ये जो स्पाइनस स्ट्रक्चर निकल रहा है ये होते हैं गिल रेकर्स, जो कि एक पर्दे के रूप में यहाँ फेरेंजियल कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल दोनों के बीच में एक सेप्टम का कार्य करते हैं। तो इसके साथ रोहू में श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।